नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली अपडेट और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको कंपनी का अपडेट से नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि मेरा काम है सारी चीज़ों को मैं शेयर करूँ आपके साथ एज़ ए एजुकेशन पर्पस में क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी टिप्स और ट्रिक नहीं होता है क्योंकि सीख कर काम करने के लिए आए हैं तो कंटिन्यू करिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो आपके डिसीजन आप खुद ही लीजिए। तो नेक्स्ट फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप के एक अलग लेवल का कंपनी है क्योंकि इस कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। इस कंपनी के ऊपर हर किसी व्यक्ति का अलग-अलग ओपिनियन है। मैं एक ही ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा। कंपनी की जो मार्केट कैप है, वो 1 लाख करोड़ के आसपास बन चुके हैं, 1 लाख करोड़ भी क्रॉस ओवर कर चुके हैं। और कंपनी जो टारगेट लेके रखा है 2025 तक, 2025 में कंपनी 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाएगा और वो भी सोलर रूफटॉप चार्जिंग स्टेशन। तो सोलर रूफटॉप का जो चार्जिंग स्टेशन है, वो 1 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाएगा और वो भी देखेंगे तो 2025 से पहले इस तरीके से टारगेट को वो फुलफिल करेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सर कंपनी के ऊपर इतना बड़ा कर्जा क्यों है? कर्जा मेनली लिया गया इसी के कारण। अगर मैं यही कर्जे को मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी के जो बोरिंग्स है, वो बोरिंग्स चलो मैं थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, देखिए कंपनी के जो बोरिंग्स है लॉन्ग टर्म बोरिंग सबसे आपको ज़्यादा दिखेगा 33,000। अभी इस प्रोजेक्ट 2025 तक चलेगा, तो 2025 से पहले कंपनी का ज़्यादा कर्जा लेने से कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि कर्जा तो कंपनी को मिल जाएगा क्योंकि टाटा ग्रुप एक ट्रस्टेड ग्रुप है, तो किसी भी बैंक से किसी भी जगह से उसको कर्जा मिल जाएगा। मगर वो कर्जा लेकर करेंगे क्या? उसका काम तो 1 साल में होगा नहीं, तो उसका काम तो 2-3 साल लग जाएगा, तो इसलिए कर्जा वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया। तो लॉन्ग टर्म के लिए लेकर ही उसको काम करना पड़ेगा क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में कर्जा ज़्यादा ले लिया, तो उसको इसी साल में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस ज़्यादा इंटरेस्ट इसी साल में पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस इसलिए कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए लिया। मान के चलिए आपने एक एक गाड़ी खरीदारी की है, एक कार खरीदारी की है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 3 साल तक इंस्टॉलमेंट लूँगा, 3 से 5 साल तक इंस्टॉलमेंट लूँगा, तो आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं चलो 10 साल के लिए मतलब इंटरेस्ट पेमेंट करूँगा, तो आपका इंस्टॉलमेंट कम होगा। तो यही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो टाटा पावर के ऊपर मैं 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे इस कंपनी में बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी में सेल्स में। सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स 9800 से 14,000 करोड़, उसके बाद 15,700 करोड़। तो उसके बाद एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 500 करोड़ था, उसको बढ़ाकर कर चुके हैं। कंपनी 935 करोड़, उससे बढ़ाकर कर चुके हैं 1000 करोड़। तो अलग लेवल का कंपनी के ऊपर यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिले हैं। अभी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर एज ए कंपनी के ऊपर जो बिजनेस मॉडल्स है उस बेसिस में कंपनी ठीक ठाक चल रहा है और अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ भी कर रहा है। तो इसीलिए कंपनी का बैलेंस शीट पे भी रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और बोरिंग्स थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी कर्जा लेकर ही काम करते हैं। तो उस बेसिस में कंपनी को थोड़ा सा कर्जा तो दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ तो कंपनी में एक डिलीवरी का जो परसेंटेज है, वो थोड़ा-सा वीक होता गया। 30 टू 30 थर्ट मतलब 30 टू 25% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिलेगा। तो जो उतना खास डिलीवरी का परसेंटेज नहीं है। तो उसके साथ-साथ मैं और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर, जो आप देखेंगे कि कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ, तो टाटा पावर के ऊपर एक ट्रेड में जो लिया था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो कुछ इस तरीके से थे, कफ विद हैंड पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा-सा ऊपर गया, उसके बाद देखिए नीचे आया था। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, जब कोई स्टॉक के ऊपर एंट्री होता है, तो हम लोग तो खुशी-खुशी एंट्री तो ले लेते हैं और जब भी करेक्शन होता है, तो हम लोगों का मन में यही संकोच आ जाता है कि गलत ट्रेड ले लिया और गलत मेरा प्रॉफ़िट तो मतलब मेरा तो पैसा फँस गया। देखिए, जो लोग पेशेंस के साथ बने हुए थे, यहाँ पे सपोर्ट में रिटेस्ट किया था, तब भी मैंने आपको इस जगह पे वीडियो बनाकर शेयर किया कि इस सपोर्ट को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट मानना क्योंकि इसी लेवल से कंपनी का ब्रेकआउट हुआ था। तो इसका मतलब वो सपोर्ट को वो रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा और फाइनली धमाका करके टारगेट दिया। टारगेट कितने दिनों में मिला? एटलीस्ट 100 डेज़ में टारगेट मिला। तो आप 4 मंथ बोल सकते हैं, 4 मंथ में कंपनी का टारगेट मिला 26% के आसपास। तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि 4 मंथ में 26% का रिटर्न मिलना कोई आम बात नहीं है। बाकी आपके क्या डिसीज़न ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड ऑटो इंडस्ट्रीज़ में एक लीडर प्लेयर है
और हेवी व्हीकल इंडस्ट्रीज़ में इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और सबसे ज़्यादा बस बनाने वाला कंपनी है। और बस के इंडस्ट्रीज़ में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी जो ऑटो सर्विसेज़ है, सॉरी जो बसेस का सर्विसेज़ है, जो ईवी बसेस का सर्विसेज़ है, बेंगलुरु में भी कर रहा है, चेन्नई में भी कर रहा है और बाहर की कंट्रीज़ में जैसे लंदन में इसका बसेस सबसे ज़्यादा बेचा जाता है। और कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट जल्द से जल्द अनाउंसमेंट करने वाला है। 10,000 से भी ज़्यादा बसेस का ऑर्डर देने वाले हैं और वो 3 कंपनी को ऑर्डर देने वाला है। एक अशोक लेलैंड होगा, दूसरा ओलेक्ट्रा इनटेक होगा और 3 टाटा मोटर्स होगा। ये तीनों कंपनी के ऊपर ऑर्डर देने वाला है। अभी ऑर्डर मिलेगा तो एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो अशोक लेलैंड के ऊपर मैं बुलिश तो हूँ, मैं बहुत पहले से ही बुलिश था और मेरा बहुत नीचे लेवल में ही एंट्री था। मतलब एंट्री था मतलब अभी भी एंट्री है और इसके ऊपर मैं लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए सोचना चाहता हूँ क्योंकि कंपनी आज तक जो प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है तो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रोथ करने के लिए सोच रहा है। जैसे आप कहेंगे कि सर इस कंपनी का ग्रोथ तो आप बता रहे हैं कि कंपनी को लगातार लगातार ग्रोथ तो हो रहा है, तो उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी का फ्यूचर में क्या ग्रोथ होने का चांसेस है? बिल्कुल। कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर काम करे तो सोचिए, या चाइना में जहाँ पे 30% के ऊपर इलेक्ट्रिक बसेस चल रहा है, जहाँ पे इंडिया में से टोटल व्हीकल्स में 3.5% के आसपास इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखने को मिलेगा। तो कितना बड़ा फ़र्क है, कितना बड़ा अंतर है आप देख सकते हैं। 33% टोटल चाइना में गाड़ियाँ चलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का और उसमें से इंडिया में सिर्फ 3%। तो जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को फिल अप करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बिज़नेस देखने को मिलेगा ये सारे कंपनीज़ के ऊपर। तो कंपनी का क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है, वो आप देखेंगे तो सेल्स में लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला। उसके साथ-साथ एक्सपेंस कंट्रोल किए, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लॉस मेकिंग कंपनी से धीरे-धीरे करके वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस दिखेगा। उसी तरीके से अगर इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ, तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा। तो यही बेस्ट पॉइंट है किसी भी कंपनीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो इस कंपनी के ऊपर आप आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करके बताना और इस कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो देखेंगे तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिलेगा 60% के अबव। तो इतना डिलीवरी क्यों उठा जा रहा है क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर जो लेवल को ब्रेकआउट करके एक रिट्रेसमेंट किया था उसी लेवल में आने के बाद ही डिलीवरी कंटिन्यूसली उठाया जा रहा है। तो डिलीवरी इसीलिए उठाया जा रहा है क्योंकि यहाँ से वो रिवर्सल करेगा और उसके बाद टारगेट तक जाएगा। तो टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है क्योंकि जो एंट्री लेवल्स मिला है 18 के बाद जो बिग करेक्शन हुआ था, 18 के बाद जो बिग करेक्शन हुआ था, उसी करेक्शन को कब बनाया, उसके बाद हैंडल किट किया और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। तो देखिए, ये टारगेट अगर 1 साल में भी मिले, 2 साल में भी मिले, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 40% के आसपास टारगेट मिल सकता है, अगर 2 साल में टारगेट मिला तो। तो इसके ऊपर मैं एक लॉन्ग डिसीज़न लिया हूँ और इस लॉन्ग डिसीज़न कब मिलेगा, तो वो तो मुझे पता नहीं। मगर मुझे लगता है कि थोड़ा-सा वोलेटिलिटी दिखेगा, थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन दिखेगा क्योंकि जिस तरीके से हायर हाई बनाते-बनाते ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता है उसी तरीके से टारगेट अचीव करेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या डिसीज़न है, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके उसका नाम है अदानी पावर। देखिए, अदानी ग्रुप की एक बेस्ट कंपनी है अदानी पावर और अदानी पावर के बारे में एक ही बात कहूँगा कि अदानी पावर जिस तरीके से खुद को रिप्रेज़ेंट किया, जिस तरीके से कंपनी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो हर लोग जो सोच रहे थे कि अदानी ग्रुप बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के कारण। हिंडनबर्ग ने एक बेकार रिपोर्ट पब्लिश किया और उस बेकार रिपोर्ट के कारण अदानी ग्रुप का हालत खराब हो गया। तो अदानी ग्रुप आज फिर से रिकवरी करने का मूड में है और मार्केट कैप के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी में जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिलेगा और कंपनी का पी रेशियो 10 के आसपास है। और कंपनी का आरओसी, आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिलेगा और कंपनी का पी रेशियो मुझे एकदम सस्ते में देखने को मिला इंडस्ट्रीज पी रेशियो से। इनकम ज़बरदस्त है। मान लेता हूँ कर्जा थोड़ा-सा ज़्यादा है, फिर भी 1% के नीचे है, तो इसको कंसीडर हर किसी को करना चाहिए। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है और कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वो लगातार एक लेवल्स में देखने को मिला। तो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट ये इस लेवल में आया था, तो उसको बिगड़ नहीं पाए। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद भी कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस कंट्रोल में रखा और प्रॉफिट जर्नी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सर यहाँ पे नाम 9% का कंपनी का प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि देखिए कंपनी इतने दिनों तक जो टैक्स नहीं दिया था, इस बार कंपनी को 96% के आसपास टैक्स देना पड़ा और यही एक चालाकी है किसी कंपनीज़ का। आप ध्यान से देखना कि जिस बार कंपनी का प्रॉफिट कम हो, जिस बार कंपनी का प्रॉफिट कम हो, उसी बार कंपनी के ऊपर टैक्सेस दिया दिया जाता है। क्योंकि उस टैक्स को देखने के बाद प्रॉफ़िट कम होने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफ़िट कम हो जाएगा। तो रिटेल पब्लिक यही सोचेंगे कि कंपनी बेकार हो रहा है, चलो मैं माल बेच दूँ और जब भी नीचे आएँगे तो बड़े-बड़े जो ऑपरेटर हैं, बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं, उस जगह पे माल खरीदारी करेंगे और उसको ऊपर लेके जाएँगे। ये सब कुछ गेम है।
इस गेम को आपको समझना पड़ेगा। जब गेम समझ में आ जाएगा, तो सब कुछ आपको क्लियर दिखेगा। तो मेरा 7 साल के एक्सपीरियंस में मैं एक ही बात कहूँगा कि मुझे सब कुछ ज्ञान आ चुके हैं, ये मैं नहीं कहूँगा। मैं अभी भी बहुत छोटा ज्ञान लेकर चला हूँ। डेली बेसिस में स्टडी करता हूँ, डेली बेसिस में सारी चीज़ों को पढ़ता रहता हूँ। तो आप भी इस चीज़ों को पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईजीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी का रिज़र्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। बोरिंग्स भी इस कंपनी का अच्छा खासा है। हाँ, हाँ, बोल सकते हैं कि कंपनी के ऊपर एक टाइम 52,000 करोड़ के आसपास बोरिंग्स था, वो कम हुआ, 32,000 करोड़ आ चुके हैं। तो बोरिंग्स मतलब कर्जा कम हुआ, उस बेसिस में कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। कंपनी के ऊपर यहाँ पे जो लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी है, वो 100% डिलीवरी देखने को मिला। क्यों? क्योंकि हिंडनबर्ग के ऊपर जो यूएस ने एक बड़ा आरोप लगाया हिंडनबर्ग के ऊपर और उसको रिस्ट्रिक्शन किया, तो जिसके चलते हिंडनबर्ग के इस रिपोर्ट के कारण कि हिंडनबर्ग बेकार रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और कंपनी को फँसाते हैं। इस रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अदानी ग्रुप में तो 4 चाँद लग गए और बहुत बड़ा धमाका हो चुके हैं। और फाइनली आप देख सकते हैं जो मतलब अ, अदानी पावर जो है, तो अदानी पावर के ऊपर एक बहुत बड़ा बिड यहाँ पे देखने को मिला, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का बिड और वो भी 4100 करोड़ के आसपास। तो 4000 मतलब 44,100 करोड़ के आसपास कंपनी की एक बिड देखने को मिला, जहाँ पे एनसीएलटी के ऊपर यहाँ पे कंपनी का बिड देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट अगर कंपनी को मिले, तो एक बहुत बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो अदानी पावर के ऊपर जो चार्ट पैटर्न है, उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कप विथ इंडिपेंडेंस बना था और 2 बार यहाँ पे हैंडल बना। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुए। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ तक टारगेट होने का चांसेस है। अगर एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ तो 66% के आसपास टारगेट होने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या डिसीजन है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम आप देखेंगे तो कृतिका वायर्स लिमिटेड। तो कृतिका वायर्स लिमिटेड एक छोटा-सा कंपनी है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो इसके ऊपर निवेश करने से पहले 4-4 बार ज़रूर सोच लेना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वो अपडेट है कंपनी का बोनस का। कंपनी हर एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाला है। तो जो लोग बोनस के लिए इंतज़ार कर रहे थे, बोनस पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करके आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। क्योंकि सारे वीडियोज़ में जो इतने सारे डिस्कशन मैंने आपके साथ किया हूँ, वो डिस्कशन एक एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।